अगले 10 साल में डायग्नोस्टिक्स किस दिशा में जा रही है? सर डायग्नोस्टिक्स जो पिछले 10 साल में बहुत डेवलप हुई है और आगे 10 साल और भी एक्साइटिंग है। सर क्या रेडियोलॉजिस्ट को भी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं सर। बहुत से दर्शक हैं जिन्हें अभी केवल डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से जानते हैं, उन्हें शायद पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में डिफरेंस ही नहीं पता। क्या डिफरेंस होगा सर एक पैथोलॉजी में और एक रेडियोलॉजी में? सर पैथोलॉजी में आपके पास लेवल्स होते हैं, आपको पता है ये लेवल ज़्यादा कम है जाए। रेडियोलॉजी में ऐसा कोई लेवल नहीं होता। रेडियोलॉजी में ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन योर नॉलेज। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं सर, जो रेडिएशन वाली बात करते हैं कि रेडिएशन बहुत होता है, सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए या एमआरआई नहीं कराना चाहिए, तो हाउ सेफ इट इज सर? द फैक्ट इज अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन है ही नहीं, एमआरआई में भी कोई रेडिएशन नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें तो खत्म ही हो गई। अब दो बची चीज़ें एक्सरे और सीटी स्कैन। एक्सरे में बहुत कम रेडिएशन है, सीटी स्कैन में मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ है उसका इफेक्ट भी और साइड इफेक्ट्स भी हैं। जिंदगी अनस्क्रिप्टेड है और हर प्रोफेशन के पीछे होती है एक कहानी जिसे लोग कम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दीक्षित और आज हम उन साइलेंट स्टोरी टेलर्स के बारे में जानेंगे जो हर दिन लाखों और हजारों लोगों की जिंदगियों में झांकते हैं उनके स्कैन्स के थ्रू। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशांक जैन, फाउंडर अंश डायग्नोस्टिक्स एंड इंडिया के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट में से एक। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज के। नमस्कार शिवम, इट्स प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत दिन से हम मिलना चाह रहे थे, बहुत दिन से हम बात करना चाह रहे थे सर। सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं सर कि आपकी जर्नी रेडियोलॉजिस्ट से ही क्यों शुरू करी? क्यों आप कार्डियोलॉजिस्ट की फील्ड में नहीं गए, न्यूरोसर्जन नहीं बने सर? ऐसा क्या था मैग्नेटिक कि आपने रेडियोलॉजिस्ट के बनना इसके ना पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। जब मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद जब हम लोग फाइनल ईयर कर लेते हैं उसके बाद एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है जिसमें हमारी हर जगह पोस्टिंग लगती है। तो 3 फील्ड्स मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, एक ऑर्थोपेडिक्स, एक पीडियाट्रिक्स और डेफिनेटली जब मैं रेडियोलॉजी में आया, रेडियोलॉजी में हमारी बहुत शॉर्ट पोस्टिंग होती है, 15 दिन की पोस्टिंग होती है, बट वहाँ पे आके मैंने देखा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्स इन द व्हील्स ऑफ द मेडिसिन। हर डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल का था वो वहाँ पे आता था, डायग्नोसिस वहीं बनता था और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा सारा ट्रीटमेंट उसी चीज़ पे होता था। तो रेडियोलॉजी एक अलग ब्रांच लगी मुझे, एक इंटरेस्टिंग ब्रांच लगी। इससे मुझे लगा कि हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि रेडियोलॉजी। सर बहुत सी फील्ड ऐसे होती हैं जहाँ पे यू आर द साइलेंट हीरो, जहाँ पे लोग डॉक्टर्स को नाम से जानते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है आपकी फील्ड में लोग सेंटर्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं रादर देन डॉक्टर्स के नाम से। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको वो ग्लैमर, वो फेम नहीं चाहिए था सर? नहीं, एग्जैक्टली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय तो नहीं पता था, बट मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मेरी दिल्ली पीजी एंट्रेंस में 8th रैंक आई थी, तो काउंसलिंग के लिए गया मैं, वहाँ मैंने रेडियोलॉजी ले ली। तो मेरे फादर ने पूछा तूने क्या लिया? मैंने कहा रेडियोलॉजी ली। कहते ये तो टेक्नीशियंस की ब्रांच है, तूने ये क्यों लिया? बट डेफिनेटली आप बहुत सही कह रहे हो, इट इज़ अ ह्यूज पैराडॉक्स। बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है कि हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी ट्रीटमेंट मॉड्यूल का, और हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल अनसंग हीरो की तरह रहती है। इट्स ओके। द थिंग इज कि जो है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, आपका एक खुद का, आप जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप अंश डायग्नोस्टिक्स के निदेशक हैं, तो आपका एक हॉस्पिटल से लेके और अपनी खुद का की जर्नी कैसी रही सर? क्यों आपने सोचा कि नहीं, अब दिस इज अ टाइम टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी? तो ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा सर जिसकी वजह से आप अपना खुद का शुरू कर पाए? ये देखिए, हॉस्पिटल शुरुआत तो सभी जॉब से ही करते हैं। मैंने भी हॉस्पिटल में LNJP हॉस्पिटल में काम किया, मैंने GTB हॉस्पिटल में काम किया, उसके बाद प्राइवेट में मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में काम किया। बट जॉब के टाइम में क्या था कि थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो रहा हूँ, मैं हर चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस शायद एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा भी था कि सोचा कि हाँ, कुछ अपना करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कुछ लोगों को देंगे, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। कहीं ना कहीं उन रिस्ट्रिक्शंस को खोल के रखने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंटली
करने के लिए और सबको हेल्प करने के लिए शायद मेरे को लगा कि मैं अपना सेंटर चलाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। जब सर आपने अपना सेंटर शुरू किया तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? टीम, इक्विपमेंट्स, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं आपके, स्पेशली आपकी फील्ड में सर। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके, या गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल, क्योंकि इंडिया में वो भी एक चैलेंज था शायद जब आपने अपना शुरू किया था। तो उस समय आपको क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा सर? नहीं देखिए, चैलेंज तो आज भी बहुत सारे हैं, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग रेडियोलॉजी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायग्नोस्टिक फील्ड है, खासकर रेडियोलॉजी, इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। सो आपको कैपिटल अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया में जो एनवायरनमेंट है आज भी जो है वो इट इज़ नॉट सो मच बिजनेस फ्रेंडली। मुझे याद है कि जब मैंने पहला अपना सेंटर लगाया था, इट वॉज इन फ्यू करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड आई डिड नॉट हैव एनी मनी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। फादर अच्छी पोस्ट पे थे, बट उन्होंने कभी भी इतना अर्न नहीं किया था कि जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकें। आई वेंट टू 5 banks एंड एवरीबडी सेड नो, even knew we did not have any collateral to give. Definitely one of the PSU banks helped us. It gave us loan on the basis of our project report only. और बहुत महंगा लोन मिला था हमने, बट हमने वो लिया और हमने मेहनत करी। उसके अलावा और भी चीज़ें थी। फैमिली अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। आई रिमेंबर माई डे स्टार्टेड एट 7 o'clock एंड इट एंडेड एट 10 o'clock एंड माई फादर, हमारी सारी फैमिली जॉब में ही थी। तो माई फादर इट वॉज टोटली न्यू थिंग फॉर माई फादर। ही सेड कि क्या कर रहा है तू, वाई आर यू मेकिंग योर लाइफ अ हेल। अच्छी खासी नौकरी चल रही है। बिल्कुल जी, है ना। शुरुआत में आपको भी पता है कि फिनेंशियली बहुत टफ होता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाइफ का रहता है। मेरी बेटी थी 3 साल की एट दैट टाइम एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सारा मेरी वाइफ करती थी काम। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि हाउ थिंग्स हेल्प। कि बेटी को वो सोने नहीं देती थी। मैं 9-10 बजे आता था, बेटी यूज टू स्लीप एट 8:30। तो स्पेशली उसने बेटी को उठा के रखती थी वो 10 साढ़े 10 बजे तक, आपके साथ वो कुछ समय बिता सके। एग्जैक्टली। और सुबह उठाती थी मेरे को 7 बजे, उसकी बस आती थी एंड शी मेड इट अ पॉइंट कि आई शुड टेक हर टू बस स्टैंड। सो आई थिंक कि जर्नी हैज बीन टफ बट इट हैज बीन वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि during this journey the relations have been very strong, so I've been able to endure this journey. परफेक्ट सर। डॉक्टर साहब, आप जो आपकी फील्ड है, आप उन पहले लोगों में से होते हैं जो पेशेंट्स की रिपोर्ट देख के सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो मोमेंट कैसा होता है? क्योंकि पेशेंट आपके पास आया कुछ और वो यही प्रे कर रहा होता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, बट आपके हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन व्हाइल यू आर सेइंग दैट हैप्पी फेस ऑफ दैट पेशेंट, और फिर आप शायद उसको बताएं भी ना, तो वो मोमेंट आप कैसे हैंडल करते हैं सर? देखिए, मूवमेंट ना बहुत टफ होते हैं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट स्लोली मेडिसिन फील्ड में थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा डिटैच करना सिखाया जाता है एंड वी हैव टू गेट आवरसेल्फ डिटैच। द इंपॉर्टेंट थिंग इज रेडियोलॉजी में एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ें तो आप बता ही देते हो पेशेंट को एंड पेशेंट इज हैप्पी, यू आर ऑल्सो हैप्पी। जब बुरी चीज़ें होती हैं तो आपको पेशेंट को किस तरीके से बताने कि उसको फील भी ना हो और वो स्ट्रॉन्ग भी रहे, और वो धीरे धीरे करके सालों में काम कर करके सीखा है वो चीज़ें। एंड आई थिंक नाउ अभी भी जो है वो चीज़ें सीख रहा हूँ, बट डेफिनेटली आज से 10 साल पहले था, इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी 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 टफ फॉर अ डॉक्टर। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी वेरी टफ। हमें ऑन द अदर साइड ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर्स रोज पेशेंट से डील कर रहे थे, उनके लिए नॉर्मल है, बट दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं आपको ये बताता हूँ, उल्टा है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों को रोजाना इन चीज़ों से डील करना पड़ता है एंड दैट एक्चुअली हम लोग को इमोशनली बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को इट इज जस्ट अपोजिट, आई वुड से इट इज समटाइम्स इमोशनल टॉर्चर आल्सो फॉर अस। सो क्या इस इमोशंस का इम्पैक्ट आपके पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में भी इसका सर कुछ इम्पैक्ट आता है? बिकॉज आप यहाँ पे जो देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफस्टाइल में भी जाता है सर। आई वुड से कि उल्टा है एक्चुअली। जो वहाँ पे जो इमोशनल टॉर्चर होता है वो हमें इतना स्ट्रांग बना देता है, और हमने वो टेंडर पॉइंट्स देखे होते हैं, तो उन टेंडर पॉइंट्स को देखने के बाद हम अपनी फैमिली की लोगों को ज़्यादा अच्छे से एसेस कर पाते हैं, उनके साथ ज़्यादा अच्छे से हमारे रिलेशंस बन पाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। डेफिनेटली टाइम का एक क्राइसिस रहता है डेफिनेटली, बट मुझे ये लगता है कि हाँ, इन चीज़ों से मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ और मेरी जो रिलेशंस हैं मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाया। बिल्कुल।
सर कभी कोई ऐसा केस हुआ है जिसकी किसी एक छोटी सी फाइंडिंग्स ने पूरी रिपोर्ट्स बदल दी हो? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केस हुए हैं। मैं आपको कुछ केसेस याद रहते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। मैंने शुरुआत में, आज से 12 साल पहले की बता रहा हूँ, एंड वो मेरे दिमाग में रह गया आज तक, क्योंकि एक गरीब पेशेंट था एंड वो एक कांच की फैक्ट्री में काम करता था। वो मेरे पास आया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, 1.5 साल से दर्द था। ही वॉज वेरी वीक, बहुत कमज़ोर था। कहता है डॉक्टर साहब मैं काम भी नहीं कर पाता हूँ। 2-3 जगह से वो इन्वेस्टिगेशंस करा चुका था। कोई रीनल स्टोन बताता था, किडनी का स्टोन, कोई यूरेटिक स्टोन बताता था। तो ये सेड देख लो डॉक्टर साहब, आप भी एक बार देख लीजिए। तो आई सॉ हिम, मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ इसकी इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है। सो एक बेरियम मील्स, पैसे तो सीटी स्कैन के पैसे उसके पास थी नहीं, तो हमने एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन बेरियम मील फॉलो थ्रू होती है, एक चीप इन्वेस्टिगेशन हुई थोड़ी सी, वो इंटेस्टाइन्स के लिए की। तो इंटेस्टाइन्स की टीबी निकली। तो मैंने कहा तुम्हारे को इंटेस्टाइन की टीबी है। उसने ट्रीटमेंट लिया, कहता ठीक है डॉक्टर साहब मैं लेता हूँ। 6 महीने बाद एक अच्छा स्मार्ट लड़का आया मेरे पास एक मिठाई का डब्बा लेके। उसने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना आपको। कहता सर मैं 6 महीने पहले आया था, इंटेस्टाइनल टीबी थी मेरे को, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं हट्टा कट्टा काम कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर दैट। तो इस तरीके की स्टोरीज डेफिनेटली सर आपको संबल और मनोबल देती होंगी सर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मेडिकल में देखो तो मेडिकल डॉक्टर्स की हमेशा ये ग्रीवेंस रहती है कि शायद जितना वो मेहनत करते हैं उतना उनको शायद रिटर्न नहीं मिलता, बट मेंटल रिवार्ड बहुत ज्यादा मिलता है। एंड दैट इज व्हाट कीप्स अस इंस्पायर्ड टू मूव ऑन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, टू मूव ऑन अगेन। डेफिनेटली ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मेरे पास बहुत सारी हैं, और जब भी कभी लो फील करता हूँ तो ये इन्हीं स्टोरीज को सोचता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। परफेक्ट सर। सर क्या रेडियोलॉजिस्ट को भी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं सर। रेडियोलॉजिस्ट को भी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। देयर आर टाइम्स हम खाली रेडियोलॉजी में डायग्नोस्टिक्स नहीं करते, कई बार हम इंटरवेंशंस भी करते हैं, एब्सेसिस भी ट्रेन करते हैं, प्लूरल फ्यूजन भी करते हैं, कुछ चीज़ें दिक्कतें भी करती हैं। प्लस देयर आर टाइम्स व्हेन अ पेशेंट, जैसे आपने बोला, बहुत खुश होके आया है, उसमें फाइंडिंग इतनी खराब निकली है, एंड पेशेंट्स क्राई आर इन फ्रंट ऑफ अस, वी कंसोल देम। देन देयर आर पेशेंट्स हु टच आवर फीट ऑल्सो। वो जो इमोशनल फीलिंग होती है वो कई बार रात को सोने भी नहीं देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई बार लोग अपनी डॉक्टर को भगवान मानते हैं सर। और सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या रेडियोलॉजिस्ट आर अलाउड टू टेल द फाइंडिंग्स? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास लोग, कोई ना कोई डॉक्टर रेफर करता है कि आप ये रिपोर्ट करवा के मेरे पास आइए। तो क्या सर कई केसेस में ऐसे, क्या अगर आपसे कोई पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है या मेरी रिपोर्ट में क्या है, तो क्या आपके हिसाब से लीगली रेडियोलॉजिस्ट आर अलाउड टू टेल? देखिए, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। इट इंक्लूड्स बोथ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि हम लोग एक डायग्नोस, आज के टाइम में गूगल आ गया है, इतना सारा ऑनलाइन आ गया है, तो कई बार ऐसा होता है कि आइडियली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि हम लोग रिपोर्ट ना बताएं पेशेंट को, एंड इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो टू टेल देम द रिपोर्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कई बार पेशेंट्स के पास इतना डिल्यूज ऑफ अनफिल्टर्ड नॉलेज होती है, अनफिल्टर्ड डेटा होता है कि वो उस रिपोर्ट को मिस इंटरप्रेट कर सकता है। प्लस इट कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ट्रीटिंग फिजिशियन ऑल्सो, जो कि अपनी बेस्ट पॉसिबल IQ से, अपने इंटेलिजेंस से उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, बट it can be different from what Google says or any other online platform says. So it is a very tough situation for us. हमें उसको बताना होता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं ऐसे बताएं कि बता के भी ना बताएं उसको पता भी चल जाए और ऐसा भी ना हो कि he may get misled. So that is something, a skill that we have to acquire. डेफिनेटली। बिल्कुल सर। सर अगर आज के टाइम पे देखें AI, मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर AI का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और मैं कुछ आर्टिकल भी पढ़ रहा था जहां पे कुछ डॉक्टर्स भी ये क्लेम कर रहे हैं कि आज से 10 साल बाद शायद रेडियोलॉजी एक ऐसी फील्ड होने वाली है जहां पर 70 से 80% AI ही काम करेगी। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो सर, अगर आप अपनी रिपोर्ट को ChatGPT या जो भी आज के टाइम पे AI टूल्स हैं लोग यूज कर रहे हैं, उसको आप कितना एक्यूरेट मानते हैं या उसको आप कितना सही मानते हैं कि लोग रिपोर्ट तो डॉक्टर से खुद से जाके करवा लेते हैं, फर्ज करते हैं अल्ट्रासाउंड, उसको ChatGPT या किसी ऑनलाइन टूल पे डाल के और उस रिपोर्ट की डायग्नोसिस को पढ़ते हैं सर। तो उस पर आपका क्या कहना है कि AI, क्या ऐसा होगा कि AI रिप्लेस करेगा?
और ये कितना सही है इस तरीके से करना सर? देखिए, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, एआई आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एंड इट हैज़ मैनी मैनी गुड थिंग्स इन स्टोर फॉर अस एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज हेल्पिंग टूल फॉर रेडियोलॉजिस्ट. द इम्पोर्टेंट थिंग इज येस, there are times it will increase our speed of work, it will make us more confident also, because जितना डेटा वो प्रोसेस कर सकता है उतना डेटा शायद ह्यूमन माइंड नहीं प्रोसेस कर सकता. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच वेयर एआई कैन नॉट कम एट ऑल. आप जैसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड की इमेजेस, खाली इमेजेस, अल्ट्रासाउंड की इमेजेस से कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता. अल्ट्रासाउंड इज एन लाइव thing which we see and we accordingly interpret. AI ने एक रिपोर्ट बना दी, डेफिनेटली उसने अपने डेटा से एक रिपोर्ट बनाई, बट उसकी वेटिंग करना, बिकॉज पेशेंट के क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं एग्जैक्टली उसके साथ कोरिलेट करके उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो एक रेडियोलॉजिस्ट ही बता पाएगा. सेकेंड थिंग इज इंटरवेंशन. जो आज के टाइम में रेडियोलॉजी में इंटरवेंशन आ रही है, जिसमें हम लोग अलग अलग पेशेंट्स के रेडियोलॉजी को कंबाइन करते हैं छोटी मोटी सर्जरी के साथ, उसके साथ उस चीज में AI कैन बी अ हेल्प, बट इट कैन नॉट बी टोटली रिप्लेस ह्यूमंस. तो इट डिपेंड्स. अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट आवर ओन अपस्किलिंग. हमें चेंजिंग टाइम्स के साथ जाना पड़ेगा. हम टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करके नहीं जी सकते, हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके जिएंगे और अपने आप को अपस्किल करेंगे, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी विल बी आवर फ्रेंड. तो मेरे को ये लगता है कि AI इज अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी. इट विल गिव अस much more benefit than losses. डॉक्टर साहब, अभी जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो यू डिड मेंशन अबाउट कि जो आपका अंश डायग्नोस्टिक्स है उसमें जो आप AI का यूज कर रहे हैं फॉर स्मार्ट रिपोर्ट्स, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? जैसे ही आपने नॉर्मल फाइंडिंग्स को आपने एक स्मार्ट रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया सर. सर देखिए, उसमें ना कई बातें हैं कि हम एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन भी देते हैं, पेशेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाती है, और जो है उससे फ़ायदा ये है कि पेशेंट इज़ मच मोर नॉलेजेबल. पेशेंट की जो एंग्जाइटी होती है वो ख़त्म हो जाती है ना. उसके अलावा हम लोग तो ऑलवेज अवेलेबल इंटरेक्ट करने के लिए पेशेंट, बट देयर आर टाइम्स, आजकल बिजी टाइम्स हैं, तो पेशेंट को इंटरेक्शन का लिए मौका कम मिलता है. तो वी ट्राई टू पुट इन आवर ओन perspective into that report, and I think that makes the report more complete and better. सर, अगले 10 साल में डायग्नोस्टिक्स किस दिशा में जा रही है? आप उस पे आपको क्या लगता है सर? सर डायग्नोस्टिक्स जो पिछले 10 साल में बहुत डेवलप हुई है और आगे 10 साल और भी एक्साइटिंग है. बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नई नई चीज़ें आ रही हैं. अभी आप देखेंगे MRI खाली सिंपल होता था, MRI आज 3D वो है, 3D सीक्वेंसेज आ गए हैं जो और अच्छा से चीज़ें बताते हैं. देन देयर आर, पहले क्या होता था कि पेशेंट के अगर कोई मेटालिक फिक्सेटर लगा हो तो MRI बहुत अच्छा नहीं होता था, CT बहुत अच्छा नहीं होता. आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि उसमें भी हम लोग MRI कर सकते हैं या CT कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड गाइड इंटरवेंशंस आ गई हैं बहुत ज़्यादा. एंड द फैक्ट इज़ कि नाउ डायग्नोस्टिक्स इटसेल्फ या रेडियोलॉजी इटसेल्फ has become totally indispensable for routine medicine. So it will keep on increasing its role. Its footprints will keep on increasing, and I think it will become an indispensable part. It will become more indispensable for the medicine field. बिल्कुल सर. सर, लाखों बच्चे हर बार MBBS की तैयारी कर रहे होते हैं. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो रेडियोलॉजी की फील्ड चूज करें तो क्यों करें? देखिए, बहुत क्लियर है. वैसे तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट के बारे में एक कहावत है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट थोड़े से आलसी होते हैं, बिकॉज नाइट ड्यूटीज वगैरह कम करते हैं. आप सर्जरी वगैरह में जाओ तो नाइट ड्यूटीज वगैरह काफ़ी होती हैं. आप 3-3 दिन तक हॉस्पिटल्स में ही रहते हो, एंड कई बार 5-5 दिन तक भी हॉस्पिटल में ही रहते हैं. तो डेफिनेटली, बट रेडियोलॉजी आपको लेनी है. प्लीज़, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. अगर आप सेटिस्फैक्शन की बात करते हो, पेशेंट सेटिस्फैक्शन की, डेफिनेटली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जाओ, आपको पेशेंट सेटिस्फैक्शन, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगी. डायरेक्टली आपको पेशेंट का इम्प्रूवमेंट मिलता है. डायग्नोस्टिक्स में आओगे तो भी अच्छा रहता है. क्योंकि आप जब
डायग्नोसिस एक अच्छा बनाते हैं और पेशेंट हील होता है उससे, तो यू विल गेट सेटिस्फैक्शन. Financially it is good. I won't say it is nowadays very hugely good, but it is quite good, and you can live a wonderful life, comfortable life. तो मेरे हिसाब से radiology is all in all a very good branch. If you want to opt for it, please do go for it. बहुत अच्छा सर. सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से दर्शक हैं जिन्हें अभी जो केवल डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से जानते हैं, उन्हें शायद पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में डिफरेंस ही नहीं पता. तो अगर आप एक जनमानस की भाषा में या आम भाषा में कहें, अगर आप उसको बताएंगे तो क्या डिफरेंस होगा सर एक पैथोलॉजी में और एक रेडियोलॉजी में सर? देखिए, पैथोलॉजी इज बिल्कुल डिफरेंट फील्ड. अगर आप कहेंगे कि, तो मैं ये कहूँगा कि पैथोलॉजी में आपका ज़्यादा करके चीज़ों का इनडायरेक्ट इवेल्युएशन होता है, क्योंकि उनके ब्लड में क्या केमिकल्स की मात्रा, उस हिसाब से हम एक इनडायरेक्ट इवेल्युएशन करते हैं. पर अगर आप रेडियोलॉजी में देखो तो हम डायरेक्टली चीज़ों को देखते हैं. जब ऊपर से नहीं देख सकते, वो हम अंदर से, हमारे पास मैजिक आई होती है, हम अंदर से देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स किस तरीके के हैं, ठीक हैं या नहीं है. वो चीज़ें और कोई नहीं देख सकता. सो डिफरेंस इज पैथोलॉजी में आपका जो है, रेडियोलॉजी में क्या इंटरेक्शन ज़्यादा होता है रेडियोलॉजिस्ट का. डेफिनेटली रेडियोलॉजिस्ट की जो कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, बिकॉज इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी टफ. पैथोलॉजी में इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेडियोलॉजी में इट इज़ वेरी टफ. पैथोलॉजी में आपके पास लेवल्स होते हैं, आपको पता है ये लेवल ज़्यादा कम है ज़्यादा. रेडियोलॉजी में ऐसा कोई लेवल नहीं होता. रेडियोलॉजी में ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन योर नॉलेज, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. रेडियोलॉजिस्ट का अपग्रेडेड होना, एक अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग को वी कैन नेवर बी कॉम्प्लेसेंट. हम लोग को हर बार पढ़ना पड़ता है. मैं तो आज भी कुछ भी कोई भी पुरानी भी चीज़ होती है तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उस चीज़ को दोबारा से पढ़ूं. अपडेट रहना पड़ता है. पुरानी भी नॉलेज को भी अब ब्रश अप करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि कोई भी हल्की सी भी, आपने एक लीवर देखा, उसमें हल्का सा भी फाइंडिंग है या हल्का सा भी चेंज है, तो उसको पकड़ने के लिए आपके पास आइज भी होनी चाहिए. यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, यू हैव टू बी मोर नॉलेजेबल ऑल्सो. एंड जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, यू कम टू नो कि हाँ भाई ये भी नई चीज़ है जिसको मेरे को पकड़ना है. तो उस तरीके से मेरे ख्याल से रेडियोलॉजी इज मच टफर देन पैथोलॉजी. बिल्कुल सर. सर इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है. आज के टाइम पे अगर हम मार्केट में देखते हैं सर, तो बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या नेशनल ब्रांड्स हैं जो 999 रुपीज़ में फुल बॉडी टेस्ट दे रहे हैं. आई वोंट कोट द नेम ऑफ दोज कंपनीज, बट बहुत से इस तरीके के हैं. क्या सर ये वाइबल हो पाता है कि आप 150 या 200 टेस्ट एक इस रेट पे आप पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं सर? देखिए, एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन मार्केट में ब्रांड जो है बहुत एक अलग सा वर्ड हो गया. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एनीबडी हु मार्केट्स हिमसेल्फ, हु एडवर्टाइजेस हिमसेल्फ, एंड वेदर ही हैज, देयर अननोन थिंग्स, देयर इज नो फेस. आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में देयर इज नो फेस. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रोजेक्ट. सो कॉल्ड ब्रांड्स, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं है. दे आर अल्टीमेटली सबलेटिंग द थिंग्स, दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स एज अ ब्रांड, एंड दे आर अल्टीमेटली सबलेटिंग द थिंग्स, and they are just acting as an intermediary, and that is a big problem. I think बहुत सारी चीज़ें जो है आज के टाइम में so called brands offer कर रही हैं, they are not very viable. So I don't know about the authenticity of them. We ourselves हमने अपना वर्कआउट किया, हमने अपने पैकेजेस बनाए हैं. तो क्या आप उनसे कॉम्पिटिटिव हो पाते हैं सर? नहीं सर, नहीं हो पाते. Because for that authenticity, for that thing, for that viability, we will not be able to compete with them. क्योंकि हम अपनी authenticity को, अपनी accuracy को और अपनी ethical उनको practice को छोड़ नहीं सकते सर. बिल्कुल सर. इसी से जुड़ा हुआ सर एक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता पाएं कि लोग MRI कब कराते हैं और CT स्कैन कब करवा रहे होते हैं सर, अगर उस पर थोड़ा सा आप बता सकें. देखिए, रेडियोलॉजी की अपनी मोडालिटी सब अलग अलग हैं. Let us talk about 3 main modalities, या 4 main modalities: एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन एंड MRI. ठीक है ना. अब no modality is complete in itself. Every modality has its own role. Suppose आपके पास फीवर है, आपको चेस्ट में कुछ वो हो रहा है, तो सिंपल एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे. बिल्कुल. That is simple investigation, chest X-ray.
बट हाँ, चेस्ट एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो चेस्ट एक्सरे में ग्रॉस चीज़ें आती हैं, फाइन चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। पहले ज़माने में क्लिनिशियंस होते थे, वो पैल्पेट करते थे पेट को देखते थे, हाथ से देखते थे। आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो वेरी बेसिक वो मोडालिटी. These are cheaper modalities available everywhere, and it is easily accessible to everybody. These are easily accessible to everybody, and they are really good investigation, but they have their own limitations. Right. तो जब चेस्ट एक्सरे हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम, हमें लग रहा है चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है जो कि मिस हो रही है, शायद चेस्ट एक्सरे पे वो नहीं आ रही, बिकॉज दे आर स्मॉलर मोडालिटीज. तो कई बार बहुत फाइन चीज़ें उसमें नहीं आती. चेस्ट के लिए खासकर वी कैन गो फॉर सीटी स्कैन, ठीक है. देन वी विल गो फॉर हायर मोडालिटीज. अल्ट्रासाउंड पे बहुत बार कई चीज़ें हमें दिखती हैं या हमें डाउट होता है, तो वी गो इन फॉर सीटी स्कैन या एमआरआई, है ना. अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपका चेस्ट है या आपका इंटेस्टाइन्स है, they are very well seen on CT scan. तो CT scan is usually preferred modality for these things except for few things. And अगर आप ब्रेन देखें या स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पीछे की पूरी नसों का गुच्छा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जाता है, उसके असेसमेंट में MRI इज वेरी 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 गुड. अगर हम बोन्स का देखें तो बोन्स के अगर हमें फ्रैक्चर्स वगैरह देखने हैं तो CT स्कैन इज बेटर फॉर डेलिनेटिंग व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्चर देयर इज. ग्रॉस फ्रैक्चर्स हमें एक्सरे पे दिख जाते हैं, बट CT स्कैन में हमें फाइन फ्रैक्चर्स दिखते हैं, या हमें ऐसा होता है हेयर लाइंस जिनको हम बोलते हैं. हेयर लाइंस भी देखिए बहुत क्लियर है, उसमें CT और MRI दोनों का कई जगह ओवरलैपिंग रोल होता है. अगर आप कोई फ्रैक्चर बहुत हेयर लाइन है, बहुत वो है, छोटा है, और जिसको आप इवन CT स्कैन कई बार मिस कर देता है, देन विल गो फॉर एन MRI. CT स्कैन व्हाट इट टेल्स अबाउट द एनाटॉमी, किस तरीके से कहाँ टूटा है, कितना टूटा है, और वो ऑर्थोपेडिशियन जब ट्रीटमेंट करता है, जब जो है वो सर्जरी करता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CT स्कैन, बिकॉज कौन सा फ्रेगमेंट कितनी दूर गया है, कहाँ पे गया है, किस जगह रखा, गिर गया है टूट के, तो वो सारा CT स्कैन में आता है. बट हाँ, अगर कोई बारीक फ्रैक्चर है जो कि नहीं दिख पा रहा है और क्लिनिशियन को ये कि नहीं होगा कहीं ना कहीं फ्रैक्चर, तो MRI इज बेटर. फिर CT स्कैन में आपने हड्डी तो टूट गई, वो देख लिया आपने, बट उसके साथ मसल्स में कितनी इंजरी है, टेंडन तो कोई नहीं टूटी, जो है आपकी मांसपेशियों में जो कुछ चोट लगी है, कुछ है, तो वो MRI में बेटर आएगा, है ना. अब CT स्कैन में अगर किडनी के स्टोन्स हैं, यूरेटर के स्टोन्स हैं, तो CT स्कैन में बेटर आएंगे. पर अगर वहीं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं, वो CT स्कैन में नहीं आएंगे. उसके लिए आपको MRI ही करानी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड या MRI कराना पड़ेगा. सो एवरी मोडालिटी हैज इट्स ओन. ओके सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं सर, जो रेडिएशन वाली बात करते हैं कि रेडिएशन बहुत होता है, CT स्कैन नहीं कराना चाहिए या MRI नहीं कराना चाहिए, तो हाउ सेफ इट इज सर? देखिए बहुत क्लियर है, ये ना बहुत खतरा बताया कि बहुत एक्सेजरेटेड नोशन है लोगों में. द फैक्ट इज अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन है ही नहीं, MRI में भी कोई रेडिएशन नहीं है, तो ये दोनों चीजें तो खत्म ही हो गई. अब दो बची चीजें एक्सरे और CT स्कैन. एक्सरे में बहुत कम रेडिएशन है. CT स्कैन में मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलूंगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी चीज है उसका इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट्स भी हैं. सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, वी हैव टू सी वेदर द डेंजर फ्रॉम रेडिएशन इज मोर या डेंजर फ्रॉम नॉट हैविंग अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज मोर. ठीक है ना. एंड आई थिंक अगर हम इस पलड़े पे चीजें रखेंगे, इस पैमाने पे चीजें रखेंगे, तो वी विल कम टू नो कि CT स्कैन गिव्स अस मच 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 बेटर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू व्हाट रेडिएशन एंड इट इज कंप्लीटली सेफ. CT स्कैन अब जो नए पिछले 10 साल से जो आपको पता नहीं है शायद, कि रिसर्चेस चल रही थी कि CT स्कैन में हम रेडिएशन कैसे कम करें. अब जो नए जो CT स्कैनर्स आए हैं, उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मिनिमम टू मिनिमम रेडिएशन होता है, उस पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो निकलती है वो आती है. आज के टाइम में CT स्कैन की रेडिएशन भी ऑलमोस्ट जो पहले थी उससे बहुत ही कम हो गई. एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, रेडिएशन जो डायग्नोस्टिक साइड की रेडिएशन, डायग्नोस्टिक फील्ड की जो रेडिएशन है, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल. इट्स काइंड ऑफ नेग्लिजिबल. एग्जैक्टली. बिल्कुल. ओके सर. सर आपको लगभग इतना टाइम हो गया है रेडियोलॉजी में, तो अभी सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है सर रेडियोलॉजी में?
देखो मेरे तो हर रोज ही एक्साइटमेंट होता है, बिकॉज मैं अल्ट्रासाउंड्स भी करता हूँ, 30-40 अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं, 15-20 CT-MR भी होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को आज भी मिलता है मेरे को, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्ट्रासाउंड में पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होती है, CT-MR में हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे हैं, और आज के टाइम में हमारा रोल बढ़ता जा रहा है। पहले खाली डायग्नोसिस था, आज डायग्नोसिस के अलावा एक्सटेंट ऑफ लीजन भी हमें बताना होता है, एक्सटेंट ऑफ इंजरी क्या है, आज की टाइम में क्लासिफिकेशंस आ गई हैं। तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, सो दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग थिंग कि आज भी पढ़ने में मजा आता है। लर्निंग इज एन एवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ, लर्निंग इज एवर एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, पेशेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो हम लोग इमोशनली भी जो है स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते रहे। तो मेरे ख्याल से तो यही एक्साइटिंग है, बहुत अच्छा कि जो है मैं लोगों के काम कर रहा हूँ, लोग आज भी आते हैं, 15-15 साल पुराने पेशेंट्स हैं मेरे पास। कभी पेशेंट आके कहता है कि सर अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड करा रहा है 10 साल के बच्चे का, तो कहता है सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं सर, आपने जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जब बच्चा पेट के अंदर था, तब आपने अल्ट्रासाउंड किया था। सो दैट गिव्स अ वेरी गुड हाई। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि पेट स्कैन कब करवाना चाहिए, उसका यूज क्या होता है और किसे करवाना चाहिए सर? PET scan is a totally different modality. It is in diagnostic radiology only, but PET scan का जो main indication होता है, जो usually जो diagnosed cases of cancer हैं, उनकी staging के लिए वो कहाँ तक spread हो रखे हैं, that is the main indication of PET. So ideally PET is usually meant for the people who are already diagnosed as a cancer patient, and we have to stage them and accordingly we have to plan their treatment. तो उसके लिए PET CT is the best. सर डेक्सा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? डेक्सा अगेन डबल एक्साइटिंग एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री है, इसमें भी एक्सरेज का यूज होता है, जैसे हमारे नॉर्मल एक्सरेज में यूज होता है। तो डेक्सा इज एन इम्पॉर्टेंट मोडालिटी आज के टाइम में, जो है जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, वी कम टू नो कि हाँ भाई मे बी लेटर ऑन स्टेजेस सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, तो हमारा बोन लॉस जल्दी जल्दी होने लग जाता है। एंड पहले के मुकाबले जब हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था, आज के टाइम में बोन लॉस जल्दी हो रहा है, बोन्स बिकमिंग वीकर। सो डेक्सा इज वेरी गुड इन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन। तो सर क्या इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, क्या उसका पार्ट डेक्सा भी हो सकता है? सर डेक्सा आई वुड नॉट रिकमेंड कि रेगुलरली कराया जाए, बट डेफिनेटली जहाँ पे आपको एक बार फिजिशियन को लगता है कि हाँ भाई सच में बोन लॉस है या ऑस्टियोपोरोसिस का चांस है और विटामिन डी कम आ रहा है आपको बोन पेन्स हो रहे हैं या क्रॉनिक पेन्स हैं, डिफ्यूज पेन्स हैं, डेफिनेटली वहाँ पे डेक्सा का बहुत अच्छा रोल है। बट रेगुलर आप उसमें कराएं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी। रेगुलर आप हेल्थ चेकअप में कराएं, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग अस इनसाइड द स्कैन रूम। और सारे दर्शकों को होप सारी डाउट्स आपने बहुत अच्छी तरीके से सर क्लियर करे, हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया सारी मॉडलिटीज़ के बारे में सर। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब ने हम मुझसे अभी ये ज़रूर मेंशन किया कि अगर कि आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके आंसर डॉक्टर साहब खुद देंगे और मैं आप तक उनके आंसर्स को पहुंचाऊंगा। और इसी के साथ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमें, ताकि हम और इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को इस सब पॉडकास्ट में ला सकें। धन्यवाद।